सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार और रेणु जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। सभी सखियों का स्वागत है कार्यक्रम में और सभी श्रोताओं नमस्कार। भाई ऐसा है कि आज तो बड़ा अच्छा दिन है। विश्व जल जी, अच्छा दिन तो सभी होता है रेणु जी। नहीं, लेकिन आज विश्व जल दिवस है। जल जैसे कहते हैं ना कि जल के बिना बिल्कुल जीवन सूना सा हो जाता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और आज खास बात यह है कि बदलते मौसम में जो सावधानियां हमें रखनी चाहिए उसके बारे में विशेषज्ञ विवेक शेट्टी की जो बातचीत है वो भी हम लगभग 3:30 पर सुनवा देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ताकि लोग बैठ के सुने। वैसे तो हम यही कहते हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सुनते रहें और सभी को बुला लें आपस में, जितने लोगों को जानते हैं कि कार्यक्रम सुन लें। और इसके साथ साथ आज भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर दिवस भी है। जी है ना? हाँ। तो उसके बाद फिर हम कलमकारी के बारे में भी बात करेंगे जी। कलमकारी के बारे में चर्चा करेंगे। और सखी विशेष में आज हम नालापत बालमणि अम्मा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, है ना? जी। तो नालापत बालमणि अम्मा का जन्म 19 जुलाई सन 1909 में केरल के मालाबार जिले के पुन्नारियुकुलम में हुआ और पिता का नाम चित्तंजूर कुंजणी राजा और माँ का नाम नालापत कूचुकुट्टी अम्मा था। वैसे तो बालमणि अम्मा का लालन पालन एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ, जहां लड़कियों को स्कूल भेजना बिल्कुल बहुत गलत माना जाता था, जैसा पहले होता ही था। और इसके लिए अम्मा के लिए घर में ही बड़ी बात यह थी कि शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई ताकि उनकी शिक्षा घर में हो। और इस तरह से उन्होंने जब व्यवस्था हुई तो उन्होंने संस्कृत और मलयालम भाषा, ये 2 भाषा उन्होंने सीखी। बालमणि अम्मा के मामा एन नारायण मेनन प्रख्यात कवि और दार्शनिक थे, जिनका के प्रभाव अम्मा पर सीधे सीधे दिखाई देता है जी। और अम्मा के साहित्य और जीवन पर गांधी जी के विचारों और आदर्शों का भी स्पष्ट प्रभाव रहा। धीरे धीरे अम्मा का रुझान साहित्य की तरफ होने लगा, जिसने उन्हें साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित किया। और उन्होंने साहित्य सृजन साथ साथ कविताओं, जिनमें उनकी दार्शनिक विचार, मानवता और बच्चों के प्रति खासकर विशेष प्रेम दिखता है, ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी। और तत्कालीन समाज के भीतर विद्यमान हाहाकार, रुदन उन्होंने सभी कुछ देखा और अपनी लेखनी से उसे दूर करने की कोशिश भी करती रही। वो देशभक्ति से ओतप्रोत उन्होंने कविताएं भी लिखी। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं जाहिर है कि उनके मन में तो था ही, और उसके साथ साथ गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविताओं में ही उन्होंने दिखाया देश प्रेम, बल्कि निजी जीवन में वो खद्दर पहनती थी और चरखा भी काटती थी। ये होता है किसी को आदर्श मानना। और उनका कहना था कि गांधी जी का अगोचर सान्निध्य का ये प्रभाव ही था कि उन्हें आडंबरों से अलग रहने की प्रेरणा मिली। हम समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि बचपन में उन्हें शिक्षक घर में पढ़ाते थे, यानी कि वो संपन्न थी पैसे से, लेकिन फिर भी उन्होंने खद्दर पहना, खुद सूत काटती थी यानी चरखा चलाती थी और इस तरह से प्रभावित थी। किशोरावस्था में आपने कई कविताएं लिखी जो उनके विवाह के बाद प्रकाशित हुईं। उनकी प्रारंभिक कविताओं में गौरैया, जो कि केरल राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल है, बहुत ही प्यारी कविता है। इस काम में बालमणि अम्मा के पति का उन्हें पूरा सहयोग मिलता रहा। 2 दर्जन से अधिक काव्य संकलन, कई गद्य संकलन और अनुवाद प्रकाशित हुए। और उनकी पहली कविता कुप्पुकई 1930 में प्रकाशित हुई। और विवाह 19 वर्ष की आयु में यानी कि 1928 में हो गया और उनके पति का नाम VM नैयर था जी। और उन्होंने सर्वप्रथम कोचीन ब्रिटिश राज के पूर्व शासक राम वर्मा परीक्षित थम्पुरन के द्वारा साहित्य निपुण पुरस्कारम प्रदान उन्हें किया गया। और 1987 में प्रकाशित निवेद्यम उनकी कविताओं का चर्चित संग्रह है। उनके 50 वर्ष के दाम्पत्य जीवन की झलक भी उनकी कुछ कविताओं में दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनके पति हमेशा ही उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे कुछ न कुछ लिखने के लिए। तो अमृतम गम्या, स्वप्न और पराजय इन्हीं में से है, मतलब अमृतम गम्या जी। और उनकी और कुछ कृतियां इस प्रकार हैं। कुप्पुकई जैसा कि आपने बताया, और अम्मा 1934 में जो प्रकाशित हुई, कुटुम्बिनी 1936 में जो प्रकाशित हुई, स्त्री हृदयम 1939 में, और कालीकोट्टा 1949 में प्रकाशित हुई। और इसी तरह से 1954 में प्रणामम, सोपनाम 1958 में, मुथासी 1962 में, और नगरथिल 1968 में, संध्या 1982 में
नवेहम 1987 में। इस तरह से मलयालम भाषा के साहित्य के संग्रह में आपने वृद्धि की और उसको और समृद्ध किया। बालमणि अम्मा छायावाद युग की कवयित्री, सब नाम जानते हैं, महादेवी वर्मा की समकालीन थी और उनकी 500 से अधिक कविताएं हैं। आधुनिक मलयालम की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। जी, और उन्हें उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह मुथासी के लिए जो 1963 में यानी 1963 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसी संग्रह के लिए 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई और पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। सन 1987 को भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और अपनी कलम से बहुत सारी कृतियां, रचनाएं और इस तरह से समृद्ध करने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यकार नालापत बालमणि अम्मा ने 29 सितंबर सन 2004 को इस संसार को अलविदा कह दिया और छोड़ गई साहित्य की अनमोल विरासत। जी ना? हाँ, और उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं वो बड़ी ही खूबसूरत हैं और ख़ासकर उन्होंने जो कहानियां लिखी वो या कविताएं लिखी और या साहित्य लिखा, तो उस समय रेणु जी हम लोग ऐसे समय उनका जन्म हुआ जब भारत परतंत्र था, तो उनकी जो कविताएं होती थी या रचनाएं होती थी उसमें उनकी भी तकलीफ दिखती थी। बिल्कुल सही बात है। जैसे लिखा, पहले ही तुमने बताया ना कि हमने शुरू में बताया कि किस तरह से हाहाकार और दर्द जो है वो रचनाओं में आ ही जाता है। और खासतौर से जब इतनी प्रभावित थी गांधी जी के विचारों से, पूरा पहनावा उन्होंने बदल दिया, तो जाहिर है कि वो अपने आप में दिखाई देता ही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हमें सीखना चाहिए ताउम्र। ऐसा नहीं कि देखो वैसी बड़ी बात कि जो पढ़ नहीं सकता हो उसने रचनाएं शुरू किया, ठीक है, उनके मामा थे ज़रूर, उससे प्रभावित हुई वो और इस तरह से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो हम सोचते हैं कि अपनी बहनों से हम इसलिए ये सारी बातें बताते हैं कि आप भी कुछ कुछ लिखती रहें, है ना? और परिवेश का भी फर्क पड़ता है। जैसा भाई हवाओं को रोके कि पानी को रोके, कुछ समझ में नहीं आता है। बताओ, पहले पानी की बात कर ली जाए या कलमकारी की बात की जाए? पहले कलमकारी की बात। कलमकारी की, चलो क्या बात है। वाकई बहुत खूबसूरत ये हमारे देश की संस्कृति है। कला और शिल्प हमारे सभी बहुत प्राचीन हैं और अपने आप में बिल्कुल अनूठे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया भाई ऐसे ही कलमकारी में भी बदलाव आता गया संगीता, और रंगों का, और बहुत ही इनमें जो रंग है ना उनके बड़ी खूबसूरती से उसका प्रयोग किया गया। छपाई भी फिर काम में लाई जाने लगी धीरे धीरे। पहले तो ऐसे ही किया जाता था, बाद में छपाई भी काम में आने लगे। और जो अलग अलग क्षेत्रों की मूल यानी आधारभूत और परंपरागत चित्रकारी या कला की जो है ना वो वैसी की वैसी ही बन गई और अपने क्षेत्र और अपने नगर की पहचान उसने छोड़ी। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रसिद्ध कलमकारी कला जो प्राचीन समय से चली आ रही है, मतलब आश्चर्य की बात है कि 16वीं शताब्दी में गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान ने इस कला को एक नई ऊंचाई दिया और प्रश्रय दिया उसको। और जाहिर है कि जब राजा बादशाह इसको प्रश्रय देते हैं तो वो अपने आप में निखार आ जाती है, क्योंकि पैसा और संरक्षण सबको चाहिए होता है। और इसी दौरान ये कला कलमकारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जी, और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और कारी को जोड़कर बनाया गया है। इस कला का प्रचार प्रसार व्यापार के माध्यम से होता रहा, जिससे राजनयिक संबंधों को बढ़ाने में भी सहायता मिली। फारस में भारत के हीरे और मोतियों के अलावा ऐसे कपड़ों की भी बहुत मांग थी जिन पर छवियां बनी हो। गोलकुंडा के सुल्तान ने कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में पेंडाना कलाकारों को भी संरक्षण दिया और यही वजह रही कि कोरोमंडल तट वाणिज्य राजधानी में विकसित हो गया और कलमकार विदेशी खरीदारों की जरूरत के मुताबिक वनस्पति से तैयार रंगों से कपड़ों पर चित्र बनाते रहे। कलमकारी की तर्ज पर बनाए गए कपड़ों में मलमल पर चित्र अंकित किया जाता था और छपाई भी की जाती थी। कलमकारी चित्रकला कनातों, चादरों, गलीचों पर भी की जाती है और आज भी ये कला प्रचलित है। बेल बूटे, फूल और जानवरों के भी चित्र बनाए जाते थे। एक समय ऐसा भी आया कि जब ये कपड़े देश विदेश में निर्यात भी किए गए। मछलीपट्टनम में कलमकारी की मांग बढ़ने से कलमकारों ने सांचे बनाकर कपड़ों पर डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। जाहिर है कि उसमें समय भी कम लगता था और सटीक बनता था, जिसमें मांग के अनुरूप उत्पादन को बढ़ाया जा सके। 17वीं शताब्दी के आते आते कलमकारी कला ने फैशन की दुनिया में धूम मचा दी, जो घर घर देखी जा सकती थी।
जी, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग ने औद्योगिकरण की वजह से यहाँ पर जो औद्योगिकरण हुआ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से भारत के हाथ से बने कपड़े और उनकी कारीगरी यूरोप के प्रिंटर यानी सिंथेटिक रंग और प्रिंटर ये दोनों की बराबरी ये नहीं कर पाए। तो मशीनों के उत्पादन के आगे ये धीमे पड़ गए कारीगर और इनकी कारीगरी, क्योंकि ये हाथ से बनाई जाती थी जो भी ये कलमकारी थी। प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे जो टिकाऊ और सुंदर तो थे, लेकिन मशीनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो मांग के हिसाब से इतनी जल्दी तैयार नहीं किए जा सकते थे ये चित्र या ये कपड़े। तो इससे भारत के बुनकरों, कलमकारी, शिल्पकारों यानी क्राफ्ट को बहुत नुकसान हुआ, जिसे संभालने के लिए फिर बड़ा ज्यादा समय लगा, प्रयत्न करना ही पड़ता है। इस तरीके की जो चीजें होती हैं हाथ से बनती हैं तो जाहिर है कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, और उसके आगे जब मशीन से बनती है तो बहुत ढेर सारी चीजें एक साथ बन जाती हैं और उसमें समय और पैसा कम लगता है, तो सामान्य जन को वो ज्यादा भाती हैं, लुभाती भी हैं। कलमकारी लेकिन आजकल फिर से साड़ी और दुपट्टों पर बहुत लोकप्रिय हो रही है। घर की दीवारों को भी कलमकारी पेंटिंग से सजाया जा रहा है, और 5 सितारा होटलों की जैसे आप बड़ी बड़ी गैलरी देखते हैं, लॉन्ज देखते हैं, इसमें भी आप इसकी खूबसूरत शोभा देख सकते हैं। पौराणिक कथाओं के जरिए जैसे गुजरात की मातानी पछेड़ी इत्यादि और भी उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें चित्रकारी के जरिए अपनी बात रखी जाती है या कथाओं को व्यक्त किया जाता है। श्री कलाहस्ती का मंदिर जो 5वीं शताब्दी में बना कलमकारी का नमूना था। 12वीं और 15वीं शताब्दी में भी इसे बनवाया और इसे बढ़ाया गया। वैसे कहा जाता है कि कपड़ों पर चित्रकारी यानी कलमकारी यहीं से विकसित हुई। जी, और मंदिर की दीवारों पर और छतरियों पर लंबे कपड़ों पर चित्रकारी की जाती थी। इनमें पौराणिक कथाओं जैसे रामायण और महाभारत की ज्यादातर देखा गया कि घटनाओं का वर्णन होता था। यहाँ भित्ति चित्र में भी नीले, लाल और काले रंग का प्रयोग होता था। समय समय पर जिसे तत्कालीन राजवंशों ने प्राश्य और आगे बढ़ाया इस कलाकारी को, और कलमकारी की श्री कलाहस्ती शैली, कलमकारी की जो ये कलाहस्ती शैली है इसमें हाथ से चित्रकारी होती थी, और मछलीपट्टनम में कलमकारी शैली में ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता था। वैसे भी कलाहस्ती मतलब हाथ भी होता है, हाथ से की गई कला। श्री कलाहस्ती शैली में विशिष्ट कलम, इसका दूसरा भी मतलब है, वैसे अभी हम बताएंगे अपने श्रोताओं को, लेकिन सामान्य जौन पे अगर देखा जाए तो हाथ से बनी हुई ये जो शैली है, विशिष्ट कलम और बांस के छोटे टुकड़े या खजूर के छोटे तिनकों का भी प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। नुकीले सिरे से पात्र के बाहरी किनारों और कपड़ों के बॉर्डर के पेंट किए जाते हैं। लकड़ी पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है जिसको फ्रेम जैसा हम कह सकते हैं, और दूसरे सिरे पर धागा बांधा जाता है। इस प्रकार ये कलम स्पंज की तरह काम करती है और काले रंग को सोख जाती है। ये काला रंग लोहे के चूर्ण, पानी और गुड़ के घोल से तैयार होता है जिसे कासीमी कहते हैं, और इस्तेमाल से पहले इसे 21 दिन तक रखा जाता है जिसमें खमीर पैदा हो सके, और कैनवस के रूप में कपड़े का प्रयोग किया जाता है। पहले कपड़े को मार निकालने के लिए पानी में निचोड़ दिया जाता है, भिगो दिया जाता है पहले, फिर निचोड़ दिया जाता है, और फिर हरिताल के महीन चूरे को भैंस के दूध में मिलाकर इसमें कपड़े के कई बार डुबोया जाता है। कपड़ा क्योंकि दूध सोख लेता है तो इस पर चित्रकारी करना आसान हो जाता है, और माड़ इसलिए निकालते हैं कि ताकि जब हम रंग लगाएं तो माड़ के साथ वो बह न जाए, वो टिका रहे कपड़ों में। और इमली के पेड़ की टहनियों को जलाने से उससे प्राप्त कोयले से कपड़े पर ड्राइंग बनाई जाती है, और इसके बाद कलम, धागे और काले रंग से बाहरी रेखा खींची जाती है। प्रयोग में आने वाले रंग बीज, गोबर, फूल, पत्तियों और खनिज नमक से बनाए जाते हैं। इन रंगों को बांस से बनी लकड़ी से चित्रों में भरा जाता है जिसका किनारा सपाट होता है। अनार के बीज, फिटकरी और आम के पेड़ की छाल से भी ये रंग बनाए जाते हैं। और पीले रंग पके हरिताल और फिटकरी को मिलाकर बनाते हैं। नीला रंग हरिताल, फिटकरी, मजीठ और केसर को मिलाकर बनाते हैं। फिटकरी दरअसल प्राकृतिक रंगों को चिपकाने का काम करती है, इससे बिल्कुल रंग जो है पक्का हो जाता है। इसी तरह से हरिताल भैंस के दूध की महक को खत्म भी कर देती है।
फिर इन रंगों से कई और रंग बनाए जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना बहुत सारे और कॉम्बिनेशन के माध्यम से रंग बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम नीला और हरा मिला दें तो नहीं, पीला अगर हरा मिला दें तो नीला रंग बन जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ और भी रंग बनाए गए। और इसके साथ साथ देवी देवताओं के नीले या काले रंग के इस्तेमाल से उकेरा जाता है। महिला पात्रों के लिए पीला और गेरुआ रंग, और इसी प्रकार अन्य पात्रों को भी अलग अलग रंगों में रंगा जाता है और फिर इन्हें रंगों से परिभाषित किया जाता है। जी, श्री कलाहस्ती पेंटिंग बनाने के बाद कपड़ों को स्वर्णमुखी नदी के बहते पानी में धोया जाता है, जिससे फिटकरी जैसे ज्यादा मात्रा वाले पदार्थ निकल जाते हैं पानी के तेज प्रवाह से, और इसके बाद रंगों को सही गहराई हासिल हो जाती है। इसलिए इन्हें गर्म पानी में भी उबाला जाता है कि और अच्छा इसमें रंग आए, और फिर सुखाने के बाद व्यापार के लिए काम में लाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि श्री कलाहस्ती में लंबे समय तक कलमकारी कला का पतन होता रहा। सिर्फ कुछ ही कलाकार और उनके परिवार इस कला से जुड़े रहे, लेकिन आजकल इस कला ने फिर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है। माना जाता है कि अब कई केंद्रों पर कलमकारी के कलाकार इस कला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम श्री कालाहस्ती मंदिर के बारे में बताएंगे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति शहर के पास श्री कालाहस्ती नामक कस्बे में स्वर्णमुखी नदी के तट पर बसा एक अत्यंत प्राचीन ये शिव मंदिर है, जिसे कालाहस्ती मंदिर के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में स्थित 5वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव के इस मंदिर का विशेष महत्व है। इसे दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है, और मंदिर के पार्श्व में तिरुमलय की पहाड़ियां दिखाई देती हैं। कितना खूबसूरत लगता होगा। और मंदिर का शिखर विमान दक्षिण भारतीय शैली में सफ़ेद रंग से बना है। इसके 3 विशाल गोपुरम स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम है, अद्भुत है। मंदिर में 100 स्तंभों वाला मंडप अपने आप में अनोखा है, अद्वितीय है। यहाँ भगवान कालाहस्तीश्वर संग देवी ज्ञान प्रसून अम्बा भी स्थापित हैं। जी, और भारत में श्री कालाहस्ती मंदिर के विशाल प्रांगण, छतों की छतरियां, दीवारों पर कपड़ों पर निर्मित और विकसित इस चित्रकारी को श्री कालाहस्ती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के महान राजाओं ने इस कला को प्रश्रय दिया और इसे आगे बढ़ाया। कालांतर में ये कलमकारी कहा जाने लगा और इसके 2 रूप कहलाए, मछलीपट्टनम कलमकारी और श्री कालाहस्ती कलमकारी। भाई, तो कलमकारी के बारे में तो हमने पहले ही बहुत सारी इस गीत के पहले बता दिया था। और देखो संगीता, ऐसा है ना कि अभी हम लगभग 2-3 मिनट बाद ही विवेक शेट्टी से बातचीत सुनवाएंगे, और वहीं कल भारत की गूंज में हम एडिशनल कमिश्नर मुंबई महानगर के जो हैं कमिश्नर, उनसे बताएंगे कि किस तरह से टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और हो सकता है हम अपने सखी सहेली कार्यक्रम में भी वो जानकारी ज़रूर दें, ताकि हमारे सभी लोग इसको सुन सकें कि टीका कब लगना है, कैसे लगना है, किसको नहीं लगना है, और जो भ्रांतियां हैं वो भी संभवतः दूर हो जाएंगी, है ना? और तो जल पर बात करें कि जल ही जीवन है, या कुछ और बात कर लें? जी बिल्कुल, बदलते मौसम में सावधानी की बात कर लेते हैं, है ना भाई? ये तो हम समझ गए कि जल ही जीवन है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है, जैसे कि हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि ऐसी अनमोल धरोहर है जिसे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, और हम जिस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं वो भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। हमें जल का सदुपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए इस महत्वपूर्ण संसाधन का संचय करना होगा। संरक्षण बहुत ज़रूरी है। आप लिख रहे हैं कि रेणु जी और संगीता जी, आपने महसूस किया होगा कि भारत जैसे देश में जहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक है, वहाँ जल की महत्ता कितनी अधिक होगी। जाहिर है शुद्ध पीने का जल आज कई भागों में प्राप्त नहीं हो रहा है। जहाँ शुद्ध पीने का पानी प्राप्त हो रहा है वहाँ उसका दुरुपयोग हो रहा है। नहाते वक्त अत्यधिक पानी का उपयोग करना, कूलर में बेवजह पानी का उपयोग करना, जब हम टूथब्रश करते हैं, बड़ी बहुत पते की बात आपने कही है, नल की टोटी को लगातार बहते रहते देते हैं। ये नहीं कि या तो बंद कर दें, हमें लगता है या तो ऐसा करना चाहिए कि मग में पानी ले लीजिए और उससे करिए आप। बिल्कुल सही आपने कहा है, बहना ये जल के अपव्यय के कारण बनते हैं। हमें इन कारणों को रोकना होगा। और एक बात और है कि अधिकांश शहरों में जो सार्वजनिक नल लगे होते हैं उनकी टोटियां खुली रहती हैं, बिना वजह जल बहता रहता है, जो जल को सबसे अधिक दुरुपयोग करता है। तो शुद्ध पानी पीने के लिए नगर निगम, नगर पालिकाओं को 1 लीटर के पीछे 5 से 10 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, और ऐसे में हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि जहाँ पानी की कमी है रेणु जी, देखिए वहाँ बहुत दूर से हमारी बहनें पानी भर के भी लेकर के आती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुओं और तालाबों का जब पानी सूख जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह भी भटकना पड़ता है पानी के लिए। तो एक और हमारी सखी लिखती हैं कि जल है तो कल है, वृक्ष हमारे बहुत सहायक हैं, बहुत सारी मदद में
एक ये भी है कि वे हमारी नदियों के लिए जल संग्रह करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और लगाने के बाद उनका संरक्षण भी हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष तो लगा देते हैं जब लगाना चाहते हैं, लेकिन वो वृक्ष बड़ा हुआ कब, बड़ा हो भी रहा है कि नहीं, या सूख गया, तो इसका भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वृक्षारोपण से ही नहीं चलेगा, बल्कि पेड़ किस हिसाब से उन्हें संरक्षित किया जाए, ये भी देखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी है। माना पानी का नहीं है मोल, पर जीवन के लिए है यह अनमोल। सांसें जहाँ चलती हैं वहीं पानी से पनपती हैं। ये महज एक कविता नहीं, जीवन की एक सीख है। पानी बचाओ वरना दुखदाई अंत है। जल की कोई सीमा नहीं, पर पीने के वो योग्य नहीं। जो जल जीवन बनाता है वो हर जगह नहीं मिल पाता है। करो इसका मोल अभी वरना पछताओगे। पानी बचाओ आज सभी वरना कठिन समस्या पाओगे। जी तो इन्होंने जो लिखा है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। तो इन्होंने एक चीज लिखा है कि पानी के बिना सांसों की कल्पना हम कर नहीं सकते। तो यही चीज इंसानों के साथ भी है, हम सबके साथ है, और यही जल के जो प्राणी हैं उनके साथ भी है। जी अगर तो भाई हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि सब चीजों को सोच समझ के करना है। और जैसे तुमने कहा कि बहुत सारी जगहों पर पानी नहीं मिलता है, और इसके साथ साथ भूस्तर जो है वो कम होता जा रहा है, उसका जो जल स्तर है जमीन में। तो हमें सोचना होगा कि कहाँ तक हम खोदते जाएंगे, पानी को कहाँ तक तलाश हम उसकी करेंगे, है ना। एक सीमा पर तो वो भी अपना हाथ पैर खड़ा कर देगा ना। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है रिंजी जी कि पानी कहीं कहीं तो, जबकि इलाका एक ही है, जगह एक ही है, हाँ। लेकिन कुछ लोगों को पानी मिल पा रहा है और कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहाँ ये भी होता है कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि पानी का अत्यधिक मतलब उसको खींच लिया जाता है, या बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं उनसे खींच लिया जाता है, और जहाँ लोग नल के इंतजार में रहते हैं कि पानी आ रहा है, तरसते रह जाते हैं कि उसमें पानी आएगा तो फिर पानी भरेंगे। तो ये भी एक तरह से ठीक नहीं है। पानी जो है उसका भी बराबर से वितरण होना चाहिए, और सबको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इतना पानी इस्तेमाल करते हैं तो बाकी लोगों को भी पानी मिले। मतलब ये वितरण के अलावा वही है कि हम अपने इस्तेमाल के लिए सबसे पहले उसको सोचें कि जो सीमित संसाधन है उसका अपव्यय ना करें। हाँ। वहीं वजह से कि वर्षा के पानी का संरक्षण भी हम कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत प्रचलित है, बहुत कम जगह अब इसका प्रयोग हो रहा है, उसका करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर हम रोजमर्रा की बात करें, जैसे आपने हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा, टूथब्रश हम ब्रश करते हैं जिस समय या कुल्ला करते हैं तो नल खुला रहता है, टोटी खुली रहती है और पानी बहता रहता है। इस बात का ख्याल रखें। वहीं हम अपने वाहन आदि रोज धोते हैं पानी से पाइप लगाकर, तो कृपया वो ना करें। उसको सिर्फ गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ कर भी काम चलाया जा सकता है ना। और जो गार्डन होता है उसमें भी जब पानी की सिंचाई करते हैं तो पानी चूंकि आ गया है तो वो सुबह शाम हर समय वो एक धारा प्रवाह कह सकते हैं कि बहता रहता है। तो आप देखें कि अगर पेड़ों को जरूरत है तो उस समय आप सिंचाई करें, और अगर जरूरत नहीं है तो लॉन की सिंचाई वगैरह वो पानी इस तरह से कह सकते हैं कि बर्बादी होता है। संभाल के खर्च करें, जितना जरूरत है उतना ही करें। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जो आज विश्व जल दिवस है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। और जल संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये विश्व जल दिवस को मनाने की पहल की गई। जी है ना। हाँ, और जी 1993 में फिर संयुक्त राष्ट्र ने इसे सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मतलब घोषित कर दिया कि इस दिन मनाया जाएगा। तो भाई जाहिर है खास तौर से पीने योग्य जल के महत्व को भी समझने की ज्यादा जरूरत है। हाँ, क्योंकि नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, बादल हैं, हिमशिखर है, ग्लेशियर है, कुआं है, बावड़ी है, ये सभी पानी तभी तक इस्तेमाल हो सकता है जब तक ये विषाक्त ना हो। तो बिल्कुल सही बात है। तो पानी का स्वच्छ रहना, शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। तो चलो किसी नदी के किनारे चलते हैं। बिल्कुल। और भाई हमारा पूरा जो दिनचर्या है ना, सुबह उठते ही सूर्योदय के साथ तो होती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आज तारीख क्या है ना। जी चंदा कभी छुपता है तो कभी निकलता है। हाँ भाई, वो तो रात में देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम सामान्य तौर पर अपने दिनचर्या की बात करें तो हम देखते हैं अरे आज कौन सा दिन है, कार्यालय जाना है या कहाँ पर काम में जाना है, उसके बाद पूरे दिन क्या करना है, हमको तिथि के हिसाब से ही चलना पड़ता है ना। तो जाहिर है कि उसके लिए हम कैलेंडर देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हमारे साथी फोन पर भी देख लेते हैं बड़े मजे से, लेकिन फिर भी कैलेंडर की अपनी अहमियत है। जैसे कि भले ही हम फोन में समय भी देख लेते हैं, लेकिन घड़ी तो देखना ही पड़ता है, उसका मजा ही अलग है। समय और कैलेंडर दोनों की बहुत अहमियत है। बिल्कुल। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय पंचांग
इसका राष्ट्रीय कैलेंडर का दिन है आज, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग यानी भारतीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला एक सरकारी सिविल कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च सन 1957 से अपनाया गया। भारत में ये भारत का राजपत्र और आकाशवाणी द्वारा यानी हमारे यहाँ से प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको प्रयोग किया जाता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है और राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। चंद्रमा की कला, जैसे तुमने कहा कि इसके घटने बढ़ने के अनुसार माह में दिनों की संख्या भी निर्धारित होती है जी। और इस हिसाब से कैलेंडर का प्रारूप है तो पहला महीना चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण जिसे मार्गशीर्ष भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में हम अगहन भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। पौष यानी पूस भी कहीं कहीं कहते हैं जी। माघ और फिर फागुन। भाई तो फागुन का महीना चल रहा है। हाँ, क्योंकि होली आने वाली है। हाँ। तो अच्छा, हाँ, होली पर हम बड़ा खास प्रोग्राम लेकर आएंगे तो सखियां जुड़ी रहेंगी और हमारे सभी श्रोता जुड़ेंगे। 29 तारीख को यानी कि खास सखी सहेली में कार्यक्रम होगा तो उसका मजा लूटिएगा हमारे साथ, है ना। बिल्कुल। और रेणु जी देखिए, बदल रहा है मौसम और बदलते मौसम में बहुत सारी सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं। कई बार जैसे इतना तो ध्यान रखते हैं आप क्या? कई आजकल समझ नहीं आ रहा है ना कि ठंड चल रही है या गर्मी है, ठंडा पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए कि ठंडे पानी से नहाना चाहिए। वैसे आयुर्वेद में तो कहते हैं ना कि कभी भी आप गर्म पानी से मत नहाइए। मतलब बस इतना रखें कि आपकी उसकी जो शीतलता है, बहुत जो ठंडक लगती है वो खत्म हो जाए, लेकिन गर्माहट ना रहे। वो बहुत त्वचा के लिए नुकसानदेह होता है। तो भाई त्वचा के लिए क्या नुकसानदेह है, उसके लिए तो हम सब बड़े सजग रहते हैं ना कि हमारी त्वचा चमकती रहे, है ना। और इसी तरह से कि बदलते मौसम में अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और पर्यावरण ऐसा है आजकल की देखा ये जाता है रेणु जी कि प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो एक देश से दूसरे देश भी चले जाते हैं। ये मौसम का ही असर होता है और जो तापमान है उसका असर होता है। तो बदलता मौसम मौसमी फलों और सब्जियों में मौसम के अनुरूप स्वाद भरता है। कहते हैं कि मौसमी फल सब्जियां जरूर खानी चाहिए, वो इसलिए कि शरीर के विकारों से हमें निजात मिलेगी, सहायक होगा। और बदलते मौसम में संक्रमण को लेकर खास चेतावनी भी जारी की जाती है कई जगह। चेतावनी क्या, अगर हम अपना सब कुछ याद करें तो आपको भी याद होगा कि कैसे इस समय जब नवरात्रि इसीलिए आती है दोनों संक्रमण काल में, और अगर जैसे इस बार विलंब है जैसे बाद में है तो भी हम खान पान का ख्याल रखते हैं, साफ सफाई का पूरे ध्यान रखते हैं। इसीलिए जो हम आहार भी लेते हैं वो भी ऐसा संतुलित और हल्का लेते हैं, सुपाच्य लेते हैं, ताकि बहुत तला भुना मिर्च मसाले वाला न लें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बरकरार रहे। जी जी, है ना। हाँ, त्योहारों का तो खास देखा जाता है कि कुछ ऐसे त्योहार भी पड़ते हैं जो हमेशा समय कह सकते हैं कि मौसम को बड़ा ध्यान में रखकर जी ये है भारतीय त्योहारों में। जी, लेकिन फिर भी साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखें। और गर्मी सर्दी के बीच में कुछ बीमारियां खास तौर से पनपती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, वायरल संक्रमण, आंखों की भी समस्याएं होती हैं, निमोनिया। तो इस सांस, धूल, ये सब जो होता है ना वातावरण में, इससे तकलीफ होती है। तो फेफड़ों से संबंधित भी समस्याएं होती हैं, डायरिया है और पीलिया है, ये सारी चीज़ें क्योंकि तापमान जो है ना कम ज़्यादा होता है। अगर सामान्य रहता है, बहुत ठंड है तो भी हम सुरक्षित रहते हैं, बहुत गर्मी चल रही है तो भी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ये जो बीच का जो समय होता है जब कम और ज़्यादा, ये बहुत सही तापमान होता है संक्रमण के लिए, उनको पनपने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा जलवायु मौसम है। तो इसलिए कहीं कहीं बारिश भी हो जाती है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर हम खान पान का ख्याल रखें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें तो जाहिर है कि हम इन सब से दूर रह सकते हैं, है ना जी। और बदलते मौसम में जैसे कि आपने बताया कि वायरल और डायरिया खासकर देखा जाता है, बहुत होता है, तो इसमें वृद्धि हो जाती है। तो तली भुनी चीजें जो हैं वो बिल्कुल नहीं खाएं और बाहर का खाना भी जहां तक हो सके उसे अवॉइड ही करें, नहीं बाहर का खाना तो वैसे ही नहीं कभी खाना चाहिए, और इस समय तो बिल्कुल भी ना खाएं, बहुत खतरनाक है। और कोरोना के समय जो हम अपने सावधानियां बरत रहे हैं उनको तो बराबर बनाए रखें। भले ही आपने वैक्सीन ले लिया तो भी ये सावधानियां जरूर बना के रखें। जी। लेकिन रेणु जी ऐसा है कि लोग इस बात पर ध्यान दे नहीं रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि वो चाट की जो दुकानें होती हैं तो एकदम भरी हुई है ना, बहुत बुरी तरह से भरी। फिर हमारा भी मन करता है खाने लगो। हाँ, मन तो करता है, और फिर सब लोग कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारा यही गुजारिश है कि भाई हम लोगों को मतलब बाकी लोगों के लिए आप
इस तरह से न करें, जो अपना बचाव करना चाह रहे हैं अब आप उन्हें विचलित कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत हिम्मत कर रहे हैं उनके लिए आप उनके अभी संयम बनाए रखें, वो बना रहे उनका, इसके लिए आप सब थोड़ा सहयोग करें, यानी कि आप भी ना खाएं। जी, संयम तो वैसे ही डामाडोल हो जाता है, हाँ, वही हम कह रहे हैं ना, तो फिर निकल जाते हैं, बिल्कुल निकलने का वहां से मन नहीं करता है। वही तो बात है। तो फिर ऐसा इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं खान पान में, जैसे कि फ्रिज में रखी हुई ठंडी हुई चीज़ों का सेवन ना करें, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम से बचें, ताज़ा बना हुआ भोजन खाएं, मौसमी फल सब्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल के बात अगर हम करें तो बिना मास्क के बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें। और तुमने पहले ही कहा तला भुना नहीं खाना है। हल्के कपड़े सूखे वाले, जैसे ठंड लगती है तो अपने हिसाब से कपड़े पहने, ये ना सोचें कि अभी दिन में गर्मी लग रही है, शाम को लौटते समय थोड़ी हल्की ठंड भी हो जाएगी तो बर्दाश्त कर लेंगे, नहीं, आप रख लीजिए गर्म कपड़ा या थोड़ा मोटा कपड़ा, ताकि अगर आप कहीं से रात में लौटें तो आप उससे बचे रहें। ये हल्का सा ना चल जाएगा वाली जो हमारी जो आदत है ना, उसको छोड़ दें। हाँ, क्योंकि कभी तो गर्मी लगती है तो फिर हल्के कपड़े पहन लेते हैं और फिर वही रात में सोते समय नुकसान कर जाता है। बिल्कुल। और कहीं से भी बाहर से आए तो अपना हाथ मुंह अच्छे से धोएं, आंखों को खास तौर से छिट्टे दे के धोएं, ताकि कहीं से भी अगर थोड़ा बहुत संक्रमण हो भी गया हो तो आप अपने आप को बचा सकें। संभव हो तो नहा लें, कोई ऐसा समय हो और आपको बहुत ठीक लग रहा है तो आप अच्छे से नहा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी जी जी। और हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, अगर रात में नहा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जैसे कि हमने बताया कि स्वच्छता का खास ख्याल रखें, तो खुला हुआ जो भोजन है या पीने का पानी है उसे बिल्कुल भी ना, और घर में जो है उससे भी ध्यान दें कि वो ढककर रखा है, और चेहरे को बहुत अच्छी तरह से ढककर बाहर निकलें। क्योंकि आजकल कैसा है रेणु जी कि कभी तो बहुत तेज गर्मी हो रही है, दिन के वक्त बहुत तेज गर्मी हो रही है और संक्रमण की भी बहुत ज्यादा ये है चांस है, तो संभावना बनी रहती है। हाँ, तो अच्छी तरह से कपड़े जो है उससे भी चेहरे को ढक सकते हैं, या फिर मास्क तो ठीक तरह से लगाएं, क्योंकि मास्क नीचे की तरफ लोग कर देते हैं। और बिल्कुल सही बात है। जल शब्द एक है, मायने अलग अलग, जल शब्द एक है, मायने अलग अलग, वो मुझसे जलता है, संगीता जी को जल दे दो, वो जल गया, जल है तो कल है, सखी सहेली का खूबसूरत पल है। भाई हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लिखते रहते हैं और अच्छा ही लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। और आज आपने बहुत सारी बातें सुनी और वक्त की बात हुई तो वक्त अब समाप्त हो रहा है सखी सहेली का ना। हाँ, बस 30 सेकंड हो सकता है। भाई सखियों से हम फिर मिलने का वायदा करते हैं। और एक बार फिर हम याद दिला दें कि टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी कल सुरेश काकाणी जी देंगे। बृहन मुंबई नगर पालिका के अपर आयुक्त हैं, तो जरूर सुनिएगा सुबह भारत की गूंज। और हम तो यही कहेंगे कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक और सारी रात हमारा कार्यक्रम चलता है, तो बने रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ जी। और सखी सहेली कार्यक्रम से अब संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली